हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने ड्रूड लॉरेंज थ्योरी के बारे में पढ़ा था, जो क्लासिकल थ्योरी थी और उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, अर्थात जो अपनी जो धातुएं होती हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन गैस की तरह बिहेव करते हैं, ऐसा हमने उसमें देखा था। और उसके आधार पर हमने धातुओं की चालकता का जो डेरिवेशन है वो हमने किया था। आज हम बात करते हैं बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। ये होती क्या है? बेसिकली बोल्ट्जमान जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है, ये एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन गैस है उसके वितरण फलन की समय के साथ परिवर्तन की दर के बारे में हमें जानकारी देती है। अर्थात हमारे पास इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉनों का एक समुच्चय है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं हमारे जो सिस्टम है उसके अंदर, वो और एक क्या कर रहे हैं, एक गैस की तरह बिहेव कर रहे हैं। अगर उस इलेक्ट्रॉन गैस सिस्टम पर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उनका जो वितरण फलन है, वितरण फलन का मतलब किसी एक पर्टिकुलर बॉक्स में या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, वो समय के साथ किस प्रकार चेंज होंगे, इस चीज़ की जानकारी हमें यह बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन देती है। तो इसको पढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं, अगर एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट नहीं हो तो इलेक्ट्रॉन गैस में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो किस प्रकार से होता है। तो जैसा कि हम क्लासिकल थ्योरी में पढ़ चुके हैं, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता है तो जो मेटालिक सीट हमने एक डिस्कस की थी, उस मेटालिक सीट में क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, और वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रैंडम मोशन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रैंडम मोशन कर रहे थे। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, इधर जाएगा, टकराएगा, और टकरा के ये क्या करेगा, एक रैंडम गति इसके अंदर करेगा इस सिस्टम में। और रैंडम गति की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी आई थी इलेक्ट्रॉन की, वो हमारे पास कितनी आई थी, 0 आई थी। कब? जब हमने क्या किया था, कोई एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम पे नहीं लगाया था। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो, एक्सटर्नल फोर्स की एब्सेंस में अर्थात अनुपस्थिति में हमारे पास दो कंडीशन हो सकते हैं। पहली क्या हो सकती है, अगर हमारी जो मेटल है, धातु है, वो इस प्रकार की है कि उसके अंदर जो कंडक्शन बैंड है, क्या है, चालन बैंड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, कम हो। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो, कम हो, तथा उसका टेम्परेचर है वो क्या हो, फर्मी टेम्परेचर से ज़्यादा हो। क्या हो, फर्मी टेम्परेचर से ज़्यादा हो, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, किसमें, चालन बैंड में, वो बहुत कम हो। उस केस में जो इलेक्ट्रॉन वितरण फलन है, अर्थात एक वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो वाई अक्ष के अबाउट क्या आएगा, सिमेट्रिक आएगा। अर्थात अगर इस एक्सिस पे मैं क्या ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉनों की स्पीड Vx ले लेता हूं, और इस अक्ष पे मैं क्या ले लेता हूं, उनका वितरण फलन f फंक्शन ऑफ Vx। अर्थात Vx वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उस चीज को हम किस पे ले लेते हैं, y एक्सिस पे। तो हमारा जो ग्राफ आता है क्लासिकल थ्योरी से वो इस प्रकार का आएगा। अब ये ग्राफ क्या चीज बता रहा है हमें, ये ग्राफ कह रहा है, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, v इक्वल टू 0, और इस दिशा में वेलोसिटी बढ़ रही है। इसका मतलब ये क्या बता रहा था, नंबर एफ वी एक्स क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थात जो 0 वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या रहेगी, अधिकतम। देख रहे हो आप यहाँ पे लगभग इलेक्ट्रॉन हमारे क्या है, 0 वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग ही है। किस स्थिति में था, जब हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। एक दूसरी कंडीशन ये हो सकती है धातुओं के अंदर, अगर धातु के चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा, चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए,
इलेक्ट्रॉन की संख्या हमारी ज़्यादा हो जाए और टेम्परेचर है वो लगभग TF के अर्थात फर्मी टेम्परेचर के आसपास ही हो, उस केस में क्या होगा, उस केस में क्योंकि टेम्परेचर फर्मी टेम्परेचर के आसपास है और इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा है, इसका मतलब लगभग इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए हैं, कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाएंगे। उस केस में जो हमारा जो ये ग्राफ है ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इस बार जो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो किस प्रकार से आएगा, वो इस प्रकार से आएगा हमारा, अर्थात अगर मैं इसको VF बोलता हूँ फर्मी वेलोसिटी, इसको भी मैं फर्मी वेलोसिटी बोलता हूँ, तो फर्मी वेलोसिटी के जस्ट बाद में, फर्मी वेलोसिटी के जस्ट बाद में या थोड़ा सा बाद में क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सडनली डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ देखो V = 0 के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या FVX, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो क्या है, कुछ वेलोसिटी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 0 के करस्पॉन्डिंग भी है, 0 से आगे भी है, 0 से VF से पहले तक इलेक्ट्रॉनों की संख्या सफिशियंट है, इधर भी नेगेटिव VX की करस्पॉन्डिंग भी सफिशियंट है। लेकिन जैसे ही स्पीड VF से ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाती है, सडनली डिक्रीज हो जाती है, अर्थात लगभग 0 को अप्रोच कर जाती है VF से ज़्यादा। तो ये चीज़ किसको बता रही है हमें, ये इलेक्ट्रॉनों के डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को बता रही है। अब यहाँ से देखो एक चीज़ और निकल के आ रही है दोनों ग्राफ से, यहाँ देखो जितने इलेक्ट्रॉन हमारे +V स्पीड के हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, -V स्पीड के हैं। इसका मतलब जो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, V एवरेज, दोनों ही केस में क्या आएगी, 0 आएगी, जो आनी भी चाहिए थी। क्लासिकली यही तो था हमारा, ऐसा होना चाहिए था। तो ये है हमारा क्लासिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इलेक्ट्रॉन गैस का, वो हमें ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। अब जो बोल्ट्जमान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जब एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास लगा दिया जाता है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इस पे क्या चेंज आएगा, अर्थात क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमें निकालना है। तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमारी क्लियर होगी, जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तब V एवरेज क्या थी, 0 थी, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था वो क्या था, सिमेट्रिक था Y एक्सिस के अबाउट, जिससे हमें पता चल रहा था कि जितने इलेक्ट्रॉन +V स्पीड के हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हैं, -V स्पीड के होंगे। अब अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई लगा दिया जाता है, फोर्स F मान लेते हैं, वो अगर लगाया जाता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या में चेंज आएगा। क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, डेविएट हो जाएंगे अपने पथ से, उसकी वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ स्पीड ग्रहण कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्टर और काम करने लग जाएगा, वो फैक्टर हमारा कौन सा आएगा, क्योंकि जैसे ही हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, जैसे मान लो यही हमारा क्या था, एक सिस्टम था, उस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स थे, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल गई है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई है। लेकिन इसके साथ साथ क्या हो जाएगी, इसमें टक्करों की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी, इसका मतलब समय के साथ हमारा जो अभी हमने ग्राफ प्लॉट किया था उसमें क्या था, F किसको बता रहा था, वितरण फलन को बता रहा था। तो समय के साथ वितरण फलन में चेंज आएगा, वो कितना आएगा, dF/dt कुल, ये हमारा किसके बराबर आएगा भाई, अपना जो वितरण फलन है F, उसके अंदर समय के साथ परिवर्तन है टोटल, वो किसके बराबर आएगा, dF/dt। एक्सटर्नल फोर्स हमने जो लगाया वो प्लस dF/dt, टक्कर की वजह से जो फोर्स लगेगा वो दोनों इसके अंदर आएंगे। अब इसमें देखो एक खास बात और है, वो क्या है कि हम ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या आएगा, हमने जब ड्रूड थ्योरी पढ़ी थी तब हमने देखा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया और इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में चलने लग गए, टक्कर नहीं हुई, तो क्या होगा, करंट इंक्रीज हो जाना चाहिए था, करंट डेंसिटी थी हमारी वो इंक्रीज हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो हुआ नहीं था। क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि टक्कर का उसमें रोल था। इसका मतलब क्या हुआ, कुछ समय के पश्चात एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में भी एक स्टेडी स्टेट मिल जाती है। क्या मिल जाती है, स्टेडी स्टेट, अर्थात स्थायी अवस्था हमें मिल जाती है। और स्थायी अवस्था का मतलब क्या हुआ, उस स्थिति में वितरण फलन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अर्थात अगर मैं स्टेडी स्टेट की बात करूंगा
स्थायी अवस्था की अगर मैं बात करता हूं, उसमें क्या आ जाएगा हमारा dF/dt जो टोटल है वो हमारा किसके बराबर हो जाना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस केस में हमारा वितरण फलन क्या हो गया है, स्थिर हो गया है, उसमें चेंज अब समय के साथ नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या आएगा, अब ये मान इसमें जब हम निकाल के रख देंगे दोनों, तो जो समीकरण हमें प्राप्त होगी उस समीकरण को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो हमारा मकसद क्या है, ये निकालना है डेल एफ बटे डेल टी विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, अर्थात बल लगाने पर वितरण फलन में परिवर्तन की दर कितनी आती है वो हमें निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हम एक कंसेप्ट फॉलो करते हैं जिसका नाम है हमारा फेज स्पेस। क्या नाम है, फेज स्पेस, या जिसको हम कला आकाश भी कहते हैं, कला आकाश। बेसिकली ये है क्या चीज, फेज स्पेस। फेज स्पेस अगर आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा तो वहाँ आपको डेफिनेटली याद होगा इसके बारे में। जैसे हम एक कार्तीय निर्देश तंत्र की बात करते हैं, उसमें 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक्स, वाई और जेड, अर्थात उसमें सिर्फ और सिर्फ स्थिति के निर्देशांक होते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र के अंदर। तो फेज स्पेस भी एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर स्थिति तथा संवेग दोनों निर्देशांक होते हैं। क्या होते हैं, स्थिति एवं संवेग दोनों निर्देशांक होते हैं। किसमें, फेज स्पेस में। पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। जबकि कार्तीय निर्देश तंत्र में हम जब बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। तो स्थिति और संवेग दोनों निर्देशांक हमारे इसके अंदर पाए जाएंगे, किसमें, फेज स्पेस में। उससे क्या होगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब फेज स्पेस के अंदर जब हम वितरण फलन की बात करेंगे तो वितरण फलन जो हमारा एफ है वो किसका फंक्शन हो जाएगा, वो फलन होगा किसका, स्थिति और संवेग दोनों का होगा। अर्थात स्थिति एक्स वाई जेड, मोमेंटम पी एक्स पी वाई पी जेड, इन सब का क्या आएगा, ये फलन रहेगा एफ, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अर्थात हमारा जो वितरण फलन है उसमें जो परिवर्तन आएगा वो इसकी वजह से भी आएगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी परिवर्तन आएगा। अब इसको समझने के लिए हम एक थोड़ा सा कंसेप्ट ले लेते हैं। हम मान लेते हैं क्या कि एक क्या है हमारे पास वॉल्यूम इंटरवल है, या एक छोटा सा हमारे पास क्या है, कुछ पार्ट, जब इसको हम कहते हैं इंटरवल कहते हैं। इस इंटरवल के अंदर क्या है, हमारे कणों की कुछ संख्या है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन गैस थी उसकी कुछ संख्या थी, जो फलन है किसका, एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, तो इस केस में जो ये, इसको मैं अगर स्मॉल वॉल्यूम डीवी बोलता हूं तो डीवी वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, डीवी की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स डी वाई डी जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड। आएगी कि नहीं आएगी, वॉल्यूम आता है कि नहीं आता। जब हम सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, अर्थात स्थिति निर्देशांकों की बात करते हैं, तब हमारे पास वॉल्यूम क्या आता है, डी एक्स डी वाई डी जेड, अर्थात एल क्यूब आ जाता है। जबकि यहाँ फेज स्पेस की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, मोमेंटम और इसमें इंक्लूड हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, डीवी हो गया। ठीक है, अब देखो एफ हमें क्या बता रहा है, एफ हमें बता रहा है एक कोष्टिका में, अगर मैं इसको कहता हूं एक कोष्टिका, तो एक कोष्टिका में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है। किसको बता रहा है, वितरण फलन का मतलब एक कोष्टिका एकांक आयतन की कोष्टिका है और उस कोष्टिका में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता रहा है। तो अगर मैं डीवी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालता हूं तो वो कितनी आ जाएगी, डी एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वितरण फलन अर्थात एकांक कोष्टिका में एक्स वाई जेड डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड इंटू डीवी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये हमें किसको बताएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बताएगा। बताएगा या नहीं बताएगा। इस डीवी वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, जहां डीवी हमारा क्या है, ये। कोई दिक्कत इसमें यहां तक। अब हम बात करते हैं, अब हमने क्या कर दिया, इसी कोई सिस्टम है, मान लो ये हमारा सिस्टम है डीवी वॉल्यूम का, और इस सिस्टम पे हमने एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा दिया है, एफ लगा दिया है। इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से
अगर मैं इस एक सेल की बात करता हूं, यूनिट सेल की, और हम किसी समय t प्लस dt पर बात कर रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं, t प्लस dt समय पर बात कर रहे हैं, उस समय हमारे पास जो वितरण फलन है वो क्या है, एफ एक्स वाई जेड डी पी एक्स डी पी वाई और डी पी जेड, ये हमारा वितरण फलन है। अब हमने फोर्स लगाया है, कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, इसका मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, वितरण फलन चेंज होगा। तो इसकी वजह से हम मान लेते हैं कि अभी जो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये वितरण फलन है। तो मान लेते हैं अपन कि अब किसी, ये t प्लस डी टी समय की बात है, इसका मतलब t समय पर कहाँ था ये सिस्टम, यहाँ पे था। उस समय इसके जो कोऑर्डिनेट्स थे वो क्या थे, एफ एक्स माइनस डी एक्स, वाई माइनस डी वाई, जेड माइनस डी जेड, और इसी तरीके से मोमेंटम में भी चेंज आएगा, पी एक्स माइनस डी पी एक्स, पी वाई माइनस डी पी वाई और पी जेड माइनस डी पी जेड। होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि अभी t प्लस डी टी पर ये है वितरण फलन, इसका मतलब किसी पहले के समय पर, t समय पर क्या था, ये था, और वो समय क्या था हमारा, t समय था। इसका मतलब इस t dt समय में जो कण ने दूरी तय की है वो dx हमारी कितनी हो जाएगी, अगर इसकी स्पीड vx है तो vx dt हो जाएगी, dy कितनी हो जाएगी, vy dt हो जाएगी, और dz हमारा कितना हो जाएगा, vz dt हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। इसी तरीके से मोमेंटम में भी चेंज आ रहा हमारा, px माइनस dpx, अगर वो फोर्स हमने लगाया है F, वो कितना है, x डायरेक्शन में fx है, तो fx कितना आ जाएगा हमारा, dpx बटे dt, अर्थात जो dpx है वो कितना आ जाएगा हमारा, fx इंटू dt, dpy हमारा हो जाएगा fy इंटू dt, dpz हमारा कितना हो जाएगा, fz इंटू dt। होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से हमारे पास 6 की 6 वैल्यू आ गई है, किस समय, जब t समय पर हमारा वितरण फलन ये था। तो यहाँ से अब मैं इस वितरण फलन में परिवर्तन की दर लिख सकता हूँ क्या, ये t समय पर है और ये t प्लस dt समय पर है, तो वितरण फलन में जो परिवर्तन है उसकी दर कितनी आ जाएगी वो हम निकाल लेते हैं। वो आएगी, उस वितरण फलन में परिवर्तन की दर को मैं लिख सकता हूँ df बटे dt विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, वो कितनी आएगी। यहाँ पे देखो f किसका फलन है, x y z px py pz का फलन है, इसका मतलब इन सभी के रिस्पेक्ट में f का डेरिवेटिव आएगा, वो हमारा क्या आएगा, डेल f ओवर डेल x डॉट डेल x ओवर dt, या फिर dx इसको मैं लिख लूँ तो ये क्या आ जाएगा, डेल f ओवर या फिर इसको सिंपली df अपॉन dx इंटू dx ओवर dt। ये किसका आएगा हमारा, माइनस का आएगा। क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, पहले हमारे पास ये था और अब चेंज होके क्या बन गया है, ये बन गया है, प्लस df बटे dy इंटू माइनस dy बटे dt, इसी तरीके से प्लस df बटे dz माइनस dz बटे dt। ये तो क्या कर लिया हमने, पोजीशन के रिस्पेक्ट में कर लिया। इसी तरीके से इसमें जो चेंज आ रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में भी आ रहा है, वो आ रहा है हमारा मोमेंटम के रिस्पेक्ट में भी। तो df बटे dpx डॉट माइनस dpx बटे dt प्लस df बटे dpy माइनस dpy बटे dt प्लस df बटे dpz माइनस dpz बटे dt। ये हमारा क्या आ गया, चेंज आ गया। मान रख देते हैं इसके अंदर, dx बटे dt की वैल्यू क्या आएगी, vx, तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं df बटे dt बल इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा, ये क्या है, माइनस vx df बटे dx माइनस vy df बटे dy माइनस vz df बटे dz। इसी तरीके से ये क्या है, dpx बटे dt fx माइनस fx df बटे
डी पी एक्स माइनस एफ वाई डी पी वाई बटे डी पी जेड माइनस एफ डी पी जेड डी एफ बटे डी पी जेड, सॉरी ये डी एफ है हमारा। तो ये हमारा क्या आ गया है, वितरण फलन में परिवर्तन आ गया है। तो अब इस वितरण फलन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखो डी एफ बटे डी टी ड्यू टू फोर्स, इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस वी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर इंटू एफ। आर का मतलब क्या है, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, डेल एफ बटे डेल एक्स, डेल एफ बटे डेल वाई, डेल एफ बटे डेल जेड, और वी का मतलब क्या है, वी एक्स आई कैप वी वाई जेड जे कैप, अर्थात यहाँ पे हमारा v है वो है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, और ग्रेडियंट ऑफ r हमारा वो क्या है, d बटे डी एक्स आई कैप प्लस जे कैप डी बटे डी वाई प्लस के कैप डी बटे डी जेड। अगर इन दोनों को अपन रखते हैं इस समीकरण में तो हमारे पास ये वाले टर्म आ जाएंगे तीनों। इसी तरीके से मैं इस वाले पद को लिख सकता हूं माइनस एफ वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू पी इंटू एफ लिख सकते हैं, जहां ग्रेडियंट एफ वेक्टर क्या है, एफ वेक्टर इज इक्वल टू एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। और हमारा ग्रेडियंट विद रिस्पेक्ट टू पी क्या जाएगा, डी बटे डी पी एक्स आई कैप प्लस जे कैप डी बटे डी पी वाई प्लस के कैप डी बटे डी पी जेड, ये आएगा ग्रेडियंट फी। तो हमारे पास ये छोटी सी फॉर्म बन गई है जिसकी बल की वजह से वितरण फलन में परिवर्तन की जो फॉर्म है वो बिल्कुल छोटी सी बन गई है, और इस वितरण फलन की फॉर्म है ये हमें क्या बता देगी, एक समीकरण इससे हमें मिल जाएगी जिसको हम क्या कहेंगे, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहेंगे। तो यहां से देखो अब हमारे पास क्या आ रहा है, यहां से हमारे पास आ गया है डी एफ बटे डी टी ड्यू टू फोर्स इज इक्वल टू माइनस वी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर एफ माइनस एफ वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ पी इंटू एफ आ गया, ठीक है। ये फोर्स की वजह से आ गया। अब देखो जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी तब हमने अभी समीकरण लिखा था वो क्या था, डी एफ ओवर डी टी कुल इज इक्वल टू क्या था, डी एफ ओवर डी टी फोर्स और प्लस डी एफ ओवर डी टी किसकी वजह से था, टक्कर की वजह से था। जब स्टेडी स्टेट आएगी, स्थायी अवस्था, उस अवस्था में क्या आ जाएगा, स्टेडी स्टेट का मतलब ये क्या हुआ कि हमारा जो वितरण फलन है उसमें परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा जब इसकी वजह से, टक्कर की वजह से और फोर्स की वजह से, दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, साम्य आ जाएगा। क्या जाएगा, साम्य आ जाएगा। और उस साम्य की कंडीशन में हमारा डी एफ ओवर डी टी कुल है वो कितना हो जाएगा, शून्य। तो इसको शून्य कर देते हैं इधर से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू शून्य। अब मान रख लेते हैं इस समीकरण में, तो डी एफ बटे डी टी फोर्स की वैल्यू क्या है, ये है माइनस वी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर एफ माइनस एफ वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ पी एफ प्लस डी एफ बटे डी टी किसकी वजह से, टक्कर की वजह से, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक समीकरण निकल के आ गई हमारे पास, डी एफ बटे डी टी किसकी वजह से, टक्कर की वजह से, इज इक्वल टू, देखो 0 के बराबर है तो इन दोनों पदों को मैं राइट साइड में भेज देता हूँ। तो क्या आ जाएगा, वी वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ आर एफ प्लस एफ वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ पी इंटू एफ। और ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम क्या कहते हैं, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण इसको हम कहते हैं। अब इसी समीकरण में जब हमारे पास फोर्स है उसकी कुछ भी कंडीशन हो सकती है। यदि हमारा फोर्स कैसा हो, यदि बल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो, तो उस केस में हम जानते हैं फोर्स F किसके बराबर होता है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वेलोसिटी क्रॉस
बी, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड भी इसमें इंक्लूड रहता है। तो उस केस में हमारी जो ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी डी एफ बटे डी टी ड्यू टू टक्कर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा v वेक्टर डॉट ग्रेडियंट ऑफ r इंटू एफ प्लस एफ वेक्टर की वैल्यू यहाँ रख दो q e प्लस v क्रॉस b और डॉट, इसका डॉट प्रोडक्ट किससे आ जाएगा हमारा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा ग्रेडियंट ऑफ p इंटू एफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की प्रेजेंस में हमारा जो आएगा बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन है वो क्या आएगी, ये आ जाएगी। और ये दोनों समीकरण हमारी क्या कहलाती हैं, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, ये और ये आ जाएगी। ये कोई भी जनरल फोर्स लगाएंगे उसकी केस में आएगा, और अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे तो उस केस में ट्रांसपोर्ट इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। इसके बाद लोरेंज ने क्या कहा था, लोरेंज ने बताया कि टक्कर की वजह से जो चेंज आता है डी एफ बटे डी टी वो कितना आता है एफ माइनस एफ नोट अपॉन टो, जहाँ टो क्या है, टो एक समय है जिसको हम पहले डिफाइन कर चुके हैं, विश्रांति काल है। अर्थात जैसे टक्कर हुई, टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन है वो वापस अपनी क्या कर रहा है, स्पीड को लूज कर रहा है, अर्थात कम कर रहा है। तो जितने समय में वो अपनी स्पीड को वापस कम कर लेगा दूसरी टक्कर करने से पहले, वो समय हमारा क्या कहलाता है, टो कहलाता है। और ये हमारा किसकी वजह से है, टक्कर की वजह से। ये दोनों टक्कर का मान इसमें रख देंगे तो हमारी समीकरण है वो क्या कहलाएगी, बोल्ट्जमान ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहलाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सोमरफील्ड थ्योरी की। उसने जो हमारी जो ड्रूड लोरेंज थ्योरी थी उसमें क्या कमियां रह गई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए उन्होंने क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है उसको यूज किया था, और उसके आधार पर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, विद्युत चालकता को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।